कैसा लगा आप सबको कल का लेक्चर? क्योंकि बात यह है कि कोई भी वानगी जो कुछ डिशेज हमने तैयार किए हैं वो परोसने से पहले ये जान लेना चाहिए कि सामने वाले को अच्छा लगा कि नहीं, या उनकी पाचन शक्ति कैसी है, या तो फीलिंग्स कैसी है। तो उसके मुताबिक हम चेंज कर सकते हैं टेस्ट में भी और खाने पीने के जो डिशेज है वो सिलेक्ट करने में भी। इसीलिए मैं आप सबसे पूछ रही हूँ कि कल का लेक्चर आप सबको कैसा लगा। वो मुझे रिव्यू या तो जो व्हाट्सएप मैसेज है उसमें आप कर सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वजाइनल डिस्चार्ज, इतना कॉमन की बात मत पूछो। 100 में से जो पेशेंट आते हैं वो 90 पेशेंट है ना, वो वाइट डिस्चार्ज के साथ आते हैं। सो इट्स ए मोस्ट कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंडीशन and the diagnosis is based on the presence of abnormal discharge and vulvovaginal discomfort or both. ये सिक्रीशन जो डिस्चार्ज है वो किससे बना है? वल्वा के जो एपोक्राइन ग्लैंड से उसका सिक्रीशन है, वजाइनल एपिथेलियम का ट्रांसुडेट है, एंड जो कॉर्निफाइड लेयर है उसके डिस्क्रिमिनेटेड सेल्स भी उसमें है। एंडोसर्वाइकल ग्लैंड्स का म्यूकस सिक्रीशन भी है एंड एंडोमेट्रियल ग्लैंडुलर सिक्रीशन भी उसमें मिलता है और ये वजाइनल सिक्रीशन बनता है। ये जो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म होता है हमारे बॉडी का, इसी तरह से वजाइना का भी है। जो उसका पीएच है वो एसिडिक होता है और इसीलिए और जो बैक्टीरिया है वो पनप नहीं पाते हैं। जो सुपरफिशियल कॉर्निफाइड सेल्स जो है वजाइनल म्यूकोजा के, उसके अंदर ग्लाइकोजन है और वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करता है और वही ग्लाइकोजन इज कन्वर्टेड टू लैक्टिक एसिड बाय द लैक्टोबैसिली। ये हमारी वजाइना को प्रोटेक्ट करता है। सबसे पहले तो ये जो फैक्टर्स ऑल्टर करते हैं उसमें है फेमिनाइन हाइजीन प्रोडक्ट्स, या तो कॉन्ट्रासेप्टिव भी, एंड वजाइनल मेडिकेशंस, एंटीबायोटिक्स अगर कभी कुछ लेते हैं तो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड स्ट्रेस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर फॉर दिस। इनके कोजेस क्या है, इटियोलॉजी क्या है डिस्चार्ज की, दो में डिवाइड कर सकते हैं उसमें, नॉन इन्फेक्टिव एंड इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव जो है उसमें भी दो में डिवाइड हम करते हैं, एक जो है वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस एंड जो दूसरी बात है वो नॉन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। नॉन इन्फेक्शन जो वजाइनल डिस्चार्ज है उसको भी दो में डिवाइड करते हैं, फिजियोलॉजिकल एंड अदर्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उसमें जो वेरिएशंस आता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, फिर मिड साइकिल एंड फिर ल्यूटियल फेज। तो जो मिड साइकिल होता है उसमें डिस्चार्ज है। यहाँ तक की जो बात थी, जो स्लाइड्स थी, वो थियरी थी। हम अभी प्रैक्टिकल की ओर आगे बढ़ते हैं। वो प्रैक्टिकल में हमको पेशेंट को समझाना है। जो भी पेशेंट हमारे पास कंप्लेंट लेकर आए वाइट डिस्चार्ज की, वजाइनल डिस्चार्ज की, तो उसको हमें पूछना है कि कब हो रहा है। ये स्लाइड्स में आगे आएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रही हूँ कि डिस्चार्ज कब हो रहा है, ड्यूरेशन क्या है। वो जो कब हो रहा है उसकी जो बात है ना, उसमें पेशेंट को हम डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं कि ये जो बीच वाला पीरियड है मेंसिस का, मेंस्ट्रुएशन का, साइकिल का 12 से 16वां दिन के बीच में तभी होता है, मेंसिस जब खत्म हो तभी होता है, एंड मेंसिस जब शुरू होने का होता है उससे पहले होता है। ये तीन में से अगर कभी भी है तो ये नॉर्मल फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है, उसके लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल जो चीज़ है वो पहले पेशेंट को समझानी है। और हमारे पास से जब पेशेंट क्या बोले कि ये आश्वासन लेकर जाता है कि नहीं उसमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो ये बहुत फर्क करता है मेंटली एंड फिजिकली बोथ। सेक्सुअल एराउजल जब होता है
फीमेल को तभी भी डिस्चार्ज होता है। प्रेगनेंसी में यूजुअली वाइट डिस्चार्ज की कंप्लेंट रहती ही है, लेकिन ये जो है वो फिजियोलॉजिकल है। द रीजन इज इंक्रीज एस्ट्रोजन लेवल इन द प्रेगनेंसी इन एंटीनेटल पीरियड। हमने आगे देखा ही, आगे वाली स्लाइड में हमने देखा ही कि एस्ट्रोजन लेवल की वजह से ग्लाइकोजन जो बढ़ता है और उसी वजह से फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज होता है। अदर रीजंस क्या है? सर्वाइकल पोलिप अगर है, फॉरेन बॉडी अगर है जिस तरह से रिटेन टेम्पुन रह जाता है या तो कोई गोस पीस रह जाता है, वल्वल डर्मेटाइटिस जो है, केमिकल इरिटेशन या तो आईयूसीडी का यूज एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, ये सभी में कभी ना कभी इस तरह से वजाइनल डिस्चार्ज रहता है। इन्फेक्शंस की बात करें तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो है वो क्लेमिडिया, गोनोरिया, हर्पिस सिम्प्लेक्स एंड ट्राइकोमोनियासिस है। लेकिन नॉन सेक्सुअली तो वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस एंड बैक्टीरियल वजाइनासिस। मैंने आगे भी बताया कि सबसे पहले जो पेशेंट आए तो मुझे ये क्वेश्चन पूछना है। दूसरा क्वेश्चन मुझे ये पूछना है पेशेंट को कि उसको साथ में खुजली है कि नहीं। अगर पेशेंट को खुजली है तो बात अलग होती है, और अगर पेशेंट को खुजली नहीं है तो डायग्नोसिस अलग होता है। मैंने जो मेरा व्हाट्सएप आपको भेजा था उसमें मैंने लिखकर भेजा था कि आपको बिना टच किए पेशेंट का डायग्नोसिस करना है। वो बात आज मैं आपको समझाऊंगी। ये पूरा लेक्चर मेरा जब खत्म होगा तभी आप ये समझ पाएंगे कि बिना पेशेंट को टच किए आप किस तरह से डायग्नोसिस करेंगे। पेशेंट की हिस्ट्री की बात आई, अगले दिन ही हमने हिस्ट्री की बात की है, तो यही हिस्ट्री वाली बात आगे चलाते हैं। क्वांटिटी कितना होता है, थोड़ा बहुत वाइट डिस्चार्ज है वो फिजियोलॉजिकल है, वो भी मैंने बताया। ड्यूरेशन की बात भी हमने की कि ये ड्यूरेशन में जो होता है मेंसेस के टाइम का जो साइकिल है उसमें वो भी फिजियोलॉजिकल है। कलर की बात आई, कलर में ये पेशेंट को आप पूछ सकते हैं कि वाइट है, ग्रीनिश येलो है, थिक कर्डी है, किस तरह का डिस्चार्ज है। ये पहले पेशेंट को पूछो, फिर ये बताना है कि क्या कैसा है। कंसिस्टेंसी के लिए थिक या तो कर्डी की बात आई। ओडर में जब भी पेशेंट बताए कि बास आती है या तो दुर्गंध आती है तो आपको बेल बजनी चाहिए कि देयर इज समथिंग रॉन्ग एंड यू। अगर जो दुर्गंध आती है, बास आती है, फाउल स्मेलिंग है, तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है, पेल्विक इन्फ्लेमेशन है, या तो कार्सिनोमा है, या तो लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ फॉरेन बॉडी अंदर है, कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। इचिंग की बात जो हमारी हुई, ये हिस्ट्री को आगे चलाते साथ में और सिम्टम्स क्या है वो हम पूछेंगे। लोअर एब्डोमेन में पेन है कि नहीं। अगर लोअर एब्डोमेन में पेन है उसको तो वो पेल्विक इन्फ्लेमेशन की तरफ सजेस्ट करता है। फीवर एंड चिल अगर है तो जब भी इचिंग है, जब भी वजाइनल इन्फेक्शन है तो उनको साथ में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसकी वजह से उसको फीवर या तो चिल है। अगर फीवर है पेशेंट को तो हमको पेशेंट का यूरिन एग्जामिनेशन करवाना है, यूरिन रूटीन माइक्रो, और बिना बताए आप बता सकते हो कि उनको फर्स्ट सेल यूरिन के रिपोर्ट में आएगा ही आएगा। जो भी दवाई दो उसके साथ में उसको लिवोफ्लोक्सासिन या तो यूरिनरी एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी आपको। वो हम जब ट्रीटमेंट का पार्ट लेंगे तभी आगे लेंगे। साथ में अगर नोजिया वोमिटिंग है तो आपको एपेंडिसाइटिस का भी ध्यान रखना पड़ेगा, एंड एसिडिटी है पेशेंट को, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो साथ में जब भी ट्रीटमेंट हम देंगे तभी उसके साथ में एंटासिड कुछ न कुछ तरीके से या तो टेबलेट के रूप में या तो बोतल या तो सिरप के रूप में हमको ऐड करना पड़ेगा, ये सजेस्ट करता है। प्रीवियस सिमिलर एपिसोड अगर बार बार जो होता है तो पेशेंट को काउंसिल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये रिपीटेड क्रोनिक इन्फेक्शन हो गया और बहुत सारे एटलीस्ट 20-30% पेशेंट को इस तरह का इन्फेक्शन होता है, क्रोनिक इन्फेक्शन होता है। जब भी पेशेंट को हम बताएं ना,
मेरे पेशेंट को ये बताती ही हूँ, मैं आपको ठीक कर दूंगी। कितनी बार भी आपको हुआ हो, कितने डॉक्टर के पास भी आप गए हो और उधर से आए हो, मैं आपको ठीक कर दूंगी, लेकिन फिर से ना हो वो जिम्मेवारी आपकी है। और इसीलिए पेशेंट को काउंसिल करना जरूरी है कि फिर से कैसे नहीं होगा। 3 चीज बताती हूँ मैं पेशेंट को कि जब भी बाथरूम जाओ, जब भी वॉशरूम जाओ, कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, लेकिन पानी से साफ करना ही। मैं ये भी बताती हूँ, बहुत लोग हैं अभी, हाई सोसाइटी भी है और लोअर जो है सोसाइटी वो भी है। तो हायर सोसाइटी वाले लोग कितना, कोई ना कोई एंटीबायोटिक कुछ ना किसी तरह से, कुछ न कुछ बहुत सारे लोग चीज यूज करते हैं। और जो लोअर इकोनॉमिक स्टेटस वाले लोग हैं तो पानी भी यूज नहीं करते। ये 2 में से मुझे ये भी समझाना होता है कि हम जो हाथ धोते हैं जब भी खाना खाने के बाद में, तो इस सिर्फ पानी के नीचे नहीं रख देते, ये इस तरह से मलना भी पड़ता है इसको। सेम थिंग, यूरिन पास करने के बाद में सिर्फ फ्लो करे या जो फ्लश से करे या जो कुछ भी करे, तो सिर्फ इतना नहीं चलेगा, अपना हाथ भी तो लगाना है। कितनी भी ठंडी क्यों ना हो, पानी का अड़ने का मन नहीं करता हो तो भी पानी से हाथ में लेकर साफ करना है हर बार, बिना भूले ये करना ही है। क्योंकि यूरिन एसिडिक है और जब भी इतना एसिड उधर आसपास रहेगा, वजाइना के आसपास, वल्वा के आसपास, तो उसकी वजह से आपको कुछ ना कुछ डिस्चार्ज होने की शक्यता है। फिर दूसरी चीज है कि जब भी मेंसेस आने का टाइम हो, उससे पहले हमेशा हेयर रिमूव कर देना है। जब भी मेंसेस शुरू हो तभी रात को पैड चेंज करके ही सोना है। बिगड़ा हुआ हो या तो ना बिगड़ा हुआ हो, लेकिन पैड चेंज करके ही सोना है, वो ध्यान रखना है। ये 3 चीजें करेंगे और पानी ठीक से पिएंगे तो न तो यूटीआई होगा, न तो ये वजाइनल इन्फेक्शन होगा। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, ये काउंसिल करना भी बहुत जरूरी है। सेक्सुअल एक्टिविटीज, बर्थ कंट्रोल मेथड, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो है वो कब है, क्योंकि जो वजाइनल टेबलेट देनी होती है तो पेशेंट को समझाना है, उसके साथ में 3 दिन की 6 दिन की इस तरह से वजाइनल टेबलेट आती है, कभी कभी 14 दिन की भी देनी पड़ती है। तो बीच में अभी 3 दिन वाली इसीलिए प्रीफर करते हैं कि मेंसेस का टाइम आजू बाजू ना हो, या तो मेंसेस के टाइम पर ये वजाइनल टेबलेट रखने की बात ना आए। अगर किसी को लंबे दिन के लिए ये टेबलेट देने की जरूरत पड़ती है तो बीच में अगर मेंसेस आने वाला हो तो तभी उसको, पेशेंट को बताना है कि मेंसेस के टाइम पर ये टेबलेट, वजाइनल टेबलेट नहीं रखनी है। लेकिन जब भी मेंसेस खत्म हो जाए उसके बाद फिर से जो भी बाकी टेबलेट बची है वो फिर से रखनी है। डूशिंग प्रैक्टिस, यूज ऑफ पर्सनल हाइजीन प्रोडक्ट्स, एंटीबायोटिक यूज जो पहले बता दी, और जनरल मेडिकल हिस्ट्री। डायबिटीज जो है जिसको अगर है उसको बार बार कैंडिडियल इन्फेक्शन होता है, इसीलिए ये मेडिकल हिस्ट्री जानना भी इतना ही जरूरी है। हेलो, जस्ट ए मिनट। जो कोजेस है 30% आर नॉर्मल डिस्चार्ज, बैक्टीरियल वजाइनोसिस जो है वो 23 to 50% में है, कैंडिडिया इन्फेक्शन जो है वो 20 to 25% में, ट्राइकोमोनल वजाइनाटिस जो है वो 5 to 15% में, एंड मिक्स्ड इन्फेक्शन है वो 20% में हो सकता है। एग्जामिनेशन की बात आई, लेकिन मुझे एग्जामिनेशन से पहले आपको ये बताना है, जो हमने बात की कि पहले इचिंग के लिए पूछना है, खुजली होती है कि नहीं होती है। अगर खुजली होती है तो वो कैंडिडियासिस या तो ट्राइकोमोनल इन्फेक्शन है। अगर खुजली नहीं होती है तो वो बैक्टीरियल वजाइनोसिस है या तो फिजियोलॉजिकल इन्फेक्शन है। दोनों की ट्रीटमेंट अलग है।
अगर उसको खुजली है तो फिर बताना है कि जो जो डिस्चार्ज है वो थिक है कि थिन है। थिक डिस्चार्ज है तो साथ में कर्डी डिस्चार्ज है कि कैसा है, उसके लिए वो कैंडिडियासिस पे पॉइंट करता है। थिन डिस्चार्ज है, ग्रीनिश डिस्चार्ज है या तो डिस्कलरेशन होता है तो वो ट्राइकोमोनियासिस की ओर पॉइंट करता है। अगर उसकी एज पोस्ट मेनोपोजल है तो सनाइल वेजाइनाइटिस हो सकता है, जिसमें खुजली है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर जो फिजियोलॉजिकल डिस्चार्ज है उसमें खुजली नहीं होती, लेकिन अगर साथ में पेन है तो वो एंडोमेट्राइटिस या तो पेल्विक इन्फ्लेमेशन हो सकता है। अभी एग्जामिनेशन की बात करें, वल्वा में क्या हो सकता है, इडिमा हो सकती है खुजली करके, या तो ऐसी भी तरह से इडिमा या तो एट्रोफिक चेंजेस अगर सेनाइल पेशेंट है तो हो सकता है, पोस्ट मेनोपॉजल पेशेंट है तो। यूजुअली मैं मेरे पेशेंट में जब भी इचिंग के साथ वाइट डिस्चार्ज हो तभी स्पेकुलम एग्जामिनेशन नहीं करती हूँ, क्योंकि पेशेंट को उससे दर्द रहता है। तभी मैं पहले अपनी जो ट्रीटमेंट है वो करती हूँ और उसके बाद में ये 4 दिन के बाद में 3 दिन का वजाइनल का कोर्स होता है, 2 दिन की ओरल टेबलेट होती है, तो मैं 5th डे को पेशेंट को वापस बुलाती हूँ और फिर उसको फिर पीएस एग्जामिनेशन में करती हूँ। तभी मुझे पीएस एग्जामिनेशन करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि अभी जो मेडिसिन आती है, जो ट्रीटमेंट है वो मिक्स्ड इन्फेक्शन की आती है और इसीलिए इतना डायग्नोसिस ये पीएस करके देखना जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं करना है ऐसा भी नहीं है, जब जरूरत हो तभी ये स्पेकुलम एग्जामिनेशन में आप क्या देखेंगे, नेचर ऑफ द डिस्चार्ज वो हमने बता ही दिया, थिक है, थिन है, कर्डी है, वजाइना कैसी है, फॉरेन बॉडी है कि नहीं, वार्ड से वल्वा के आजू बाजू पोलिप है, सर्वाइकल पोलिप कोई है, एक्ट्रोपियन है या तो मेलिग्नेंसी है। इसीलिए पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन या तो पहले करो या तो बाद में करो, लेकिन करना तो है ही। पेल्विक एग्जामिनेशन पर एब्डोमेन एग्जामिनेशन में टेंडरनेस नहीं है वो देखना है, और अल्ट्रासाउंड करना जब भी टेंडरनेस है तभी ये जरूरत होती है। कभी कभी ओवेरियन सिस्ट भी हो सकता है, पीआईडी एंड मेलिग्नेंसी भी हो सकती है, वो हम अल्ट्रासाउंड से जानेंगे, इसीलिए वो भी करना जरूरी है। लेकिन उसका टाइम जो डिसाइड करना है वो पहले या बाद में कभी भी आप कर सकते हो। सिम्टम्स की बात जो मैंने बताई, वल्वल इचिंग फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन टू आस्क एंड टू थिंक ऑफ। फिर बर्निंग, इचिंग कर करके भी बर्निंग हो सकता है। जब भी कभी कभी ऐसा है कि पेशेंट की फर्स्ट कंप्लेंट बर्निंग की होती है, बर्निंग मिक्चुएशन की, पेशाब में जलन है, तो जलन जो पेशाब में है तो पेशेंट को बहुत सारी ट्रीटमेंट लेकर आते हैं, फिजिशियन को दिखा कर आते हैं, लेकिन फिर भी ये ठीक नहीं होती। ऐसे पेशेंट जब आते हैं तो पहले उसको पूछना है कि यूरिन जब करते हो तभी जलन है कि यूरिन प्राइवेट पार्ट पर से पास होता है तभी जलन है, ये पूछना डायरेक्ट क्वेश्चन से जरूरी है। और जब भी पेशेंट बोले कि नहीं यूरिन जब उधर से पास होता है तभी जलन होती है, देन इट सजेस्ट वजाइनल इन्फेक्शन, वाइट डिस्चार्ज विथ कैंडिडियासिस और ट्राइकोमोनियासिस, और इचिंग कर करके फिर जब भी यूरिन उस पर से पास होता है तो उसको बर्निंग होती। और इसके लिए यूटीआई करोगे तो उसके रिपोर्ट में कुछ नहीं आएगा, यूटीआई की जो ट्रीटमेंट देंगे एंटीबायोटिक तो भी उसको ठीक नहीं रहेगा, और उसको ठीक वजाइनल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट से ही होगा। लेकिन उसके लिए हमेशा जब भी इचिंग हो तो उसके पार्टनर को भी ट्रीट करना बहुत जरूरी है, वो भी हम आगे लेंगे। सोरनेस, ड्राइनेस ऑफ वजाइना वो मेनली जो सनाइल वजाइनाइटिस होगा उसमें रहेगी। डिसयूरिया की बात की और डिस्पार्यूनिया रहेगा ही, इसीलिए मैं पर स्पेकुलम एग्जामिनेशन तभी नहीं करती हूँ। कर्डी वाइट डिस्चार्ज की बात तो आ ही गई कि वो सजेस्ट करता है मोनेलियासिस, और जब भी कर्डी वाइट डिस्चार्ज आप देखो या तो पेशेंट बोले तभी आपको
डायबिटीज के लिए उसको पूछना है। या तो जब आप यूरिनरी इन्फेक्शन का रिपोर्ट देखे, यूरिन का रूटीन माइक्रो का रिपोर्ट देखे, तभी आपकी नजर शुगर पर जानी ही चाहिए कि शुगर नील है ना, शुगर आई तो नहीं, ये आपकी नजर जानी ही चाहिए उस पर। साइंस की जो बात करी, साथ साथ में मैं लेती जाती हूँ कि रेड ड्राई फिशर्ड वजाइना सजेस्ट करती है इन्फेक्शन। सुपरफिशियल अल्सरेशन एंड पस्ट्यूल वो बहुत जो क्रोनिक होता है तभी ये सब चीजें होती है। लॉन्ग स्टैंडिंग जब इन्फेक्शन है या तो रिकरेंट इन्फेक्शन है तभी ये होता है। एक्जिमेटेड लीजन्स ड्यू टू एक्सकोरिएशन सजेस्ट करता है थिक कर्डी डिस्चार्ज जो है तो वजाइनल वॉल पे लगा हुआ है, वो बता सकता है कि कैंडिडियासिस है। एंड इफ इट इज रिमूव्ड वजाइना विल बी रो एंड माइट ब्लीड। कभी कभी जब हम पेप्समियर लेते हैं तो जब भी पोस्टीरियर वजाइनल फोर्निक्स में से स्वैब लेना होता है, जिसको वजाइनल इन्फेक्शन हो, ट्राइकोमोनियासिस और कैंडिडियासिस और व्हाटएवर, उसको हम वजाइनल फोर्निक्स में जब भी रब करते हैं तो उसको ब्लीड होता है। और जो फोम में हम फिलअप करते हैं कि ब्लीड्स ऑन टच, ओनली सर्विक्स की बात नहीं है, लेकिन वजाइनल इन्फेक्शन जब भी ये है तभी भी पेशेंट को ब्लीड करता है। इसकी वजह से ये पेशेंट को तभी भी लेना है पेप्समियर, और ये रिपोर्ट आने के बाद में उसको एंटीबायोटिक या तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है और फिर से 1 महीने के बाद में फिर से उसका पेप्समियर लेना है, तो वो उसका रिपोर्ट फिर नॉर्मल आएगा। सर्विक्स इज यूजुअली नॉर्मल इन पीएस एग्जामिनेशन। नेचर ऑफ द डिस्चार्ज क्लियर वाइट है तो वो फिजियोलॉजिकल है, जैसे पहले भी बात हुई। म्यूकोप्यूरिलेंट या तो विथ स्मेल है तो वो गोनोरिया या पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज या तो क्लेमिडिया हो सकता है। फ्रोदी एंड येलोइश डिस्चार्ज सजेस्ट ट्राइकोमोनियासिस। फिजियोलॉजिकल वाइट एंड क्लियर, थिक और थिन कोई कुछ भी हो सकता है, एंड मोस्टली इट इज ऑर्डरलेस। थिक एंड कर्डी डिस्चार्ज वल्वो वजाइनल कैंडिडियासिस सजेस्ट करता है। ग्रेइश वाइट जो है बैक्टीरियल वजाइनोसिस सजेस्ट करता है। ये देखिए, आप देख सकते हैं बैक्टीरियल वजाइनोसिस की स्लाइड। पीएच की जो मैंने बात की तो कैन बी डिटरमाइंड विद द लिटमस पेपर, और एसिडिक हो तो ज्यादा अच्छा है। सलाइन वेट माउंट, ये सब इन्वेस्टिगेशन हम यूजुअली नहीं करते, लेकिन ये जानना जरूरी है। वजाइनल डिस्चार्ज इज मिक्स विद दी 1 or 2 drops of 0.9% normal saline. Cover slip was kept on it and examined under a microscope at low and high pressure. This is needed for trichomonads and clue cells will be seen in it. Potassium hydroxide mount is also required for the bacterial vaginosis, and budding yeast or hyphae will be seen in it. Gram scale for gonococci is required. डिफरेंशियल डायग्नोसिस, मैं आप सबको पहले से ही बताते जा रही हूँ, लेकिन अभी फिर से ये जो है बैक्टीरियल कैंडिडियासिस की बात है तो किससे होता है? कैंडिडिया ऑर्गेनिज्म से। इच सोरनेस, सुपरफिशियल डिस्पार्यूनिया, एक्सटर्नल डिस्यूरिया एंड डिस्चार्ज। Discharge will be white curdy and non-offensive. pH will be there, and gram stain or saline microscopy of the discharge and culture will be required for this. Treatment we will go through afterwards. In bacterial vaginosis, it is anaerobic bacteria and genital malodor will be there and discharge will be there. White or grey, gram stain or saline microscopy. देन फॉर द ट्राइकोमोनल वजाइनाइटिस, ये सब हमने कर ही दिया है तो ये आई एम जस्ट गोइंग थ्रू इट। फिर हर्पिस वल्वाइटिस जो है वो हर्पिस सिंप्लेक्स से होता है, वो वायरस से टाइप 1 and 2। पेन है, दिस विल बी द मेन सिम्टम फॉर हर्पिस। पेन में बी प्रिसीडेड बाय प्रोसीजरल ईचिंग और ब्रीजिंग।
watery or purulent discharge will be there. Viral culture we should undergo this one. And एंटीवायरल जो अभी हम यूज़ कर ही रहे हैं ये कोरोना वायरस में, तो वो सब अलग अलग एंटीवायरल ड्रग्स होती है, फेमिसिक्लोन, और वो हम यूज़ कर सकते हैं उसके लिए। फिर जो है ये एनोजेनाइटल वार्ट्स जो है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस से होता है, और यूजुअली नन इट मे इच मे ब्लीड following minor trauma. Important to exclude other sexually transmitted diseases in this one. Virus, various treatment will be various, including cryotherapy, topical application of the trichloroacetic acid is required for this one. इसमें जो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है ये भी बहुत ज़रूरी है, उसको प्रिवेंट करना या तो उसको डिफ्रेंशिएट करना। फीमेल गेटिंग वजाइनल कैंडिडियासिस, सो मेल इज लोस्ट विद द कैंडिडियल इन्फेक्शन इन द जेनाइटल्स। इसीलिए कभी भी ये जो मैंने बताया ना कि मिक्स इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट अभी आ गई है, तो कभी भी पेशेंट आपके पास आए बहुत डॉक्टर के पास जाकर, तभी जो हमने क्वेश्चन पूछा जो उनको, उसके साथ में ये भी क्वेश्चन पूछना है कि आपके हस्बैंड को किसी ने ट्रीट किया है, अगर नहीं किया है तो आपको फिर से होगा, और ट्राइकोमोनियासिस या तो कैंडिडियासिस, दो में से कुछ भी हो, उसमें पार्टनर को ट्रीट करना बहुत जरूरी है। इट इज़ मस्ट टू ट्रीट द हस्बैंड और पार्टनर, कोई भी हो सकता है, हस्बैंड भी हो सकता है और पार्टनर भी हो सकता है। इसीलिए वीडियो को भी ये पूछना जरूरी है। अगर चाहो तो उसके साथ में जो रिलेटिव आए हैं उनको बाहर भेजकर भी आप पूछ सकते हो जब भी एग्जामिनेशन करो तब, लेकिन जब भी इचिंग है तो पार्टनर को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पार्टनर को ट्रीट नहीं करोगे तो उसको फिर से इन्फेक्शन होने ही वाला है। ये जो पार्टनर की बात आई, तो कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को तो डायबिटीज़ है, मेरे हस्बैंड को तो ये है, तो फिर उसको कुछ नहीं होगा ना, तो उसका भी समाधान तुम्हें करना है कि ये जो ट्रीटमेंट है उससे कुछ तकलीफ नहीं होगी, लेकिन अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा इन्फेक्शन तुम्हारे हस्बैंड को लगेगा और हस्बैंड का इन्फेक्शन फिर से तुम्हें लगेगा। बहुत सारे लोग, कभी कभी मैं ज्ञाति नहीं बताना चाहती, लेकिन कोई ऐसी ज्ञाति में ऐसा भी है कि वो हमारी बात नहीं सुनेगा, आप उनके साथ बात करो, तो वो भी करना जरूरी है। हस्बैंड को समझाना भी जरूरी है कि ये अगर आप टेबलेट नहीं लोगे तो आपकी वाइफ का इन्फेक्शन आपको लगेगा और आपका इन्फेक्शन फिर से आपकी वाइफ को लगेगा। इसीलिए ये दोनों को, ये जो टेबलेट है वो लेना जरूरी है। मैं अभी ही आपको टेबलेट बताने जा रही हूँ कि कौन सी टेबलेट दोनों को लेना है। फिर जो है मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर अगर है, सेक्सुअल रिलेशनशिप ड्यूरिंग पीरियड्स, ये अवॉइड ही करना है। रिसेप्टिव ओरल एंड एनल सेक्स अगर बार बार होता है तो भी ये वजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है। फ्रीक्वेंट सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मैस्टरबेशन इन बोथ सेक्स विल क्रिएट वजाइनल डिस्चार्ज। ये जो NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट फॉर कैंडिडिया है, सर्वाइकल टेस्ट फॉर सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस नाइसीरिया, गोनोरिया एंड क्लेमिडिया, ट्रैकोमेटिस। कल्चर की भी बात है, ये थियोरेटिकल पार्ट है, हम यूजुअली वी आर नॉट गोइंग थ्रू ऑल दिस थिंग, ये आप जानते हो, इसलिए मैं टाइम उसमें नहीं बिताना चाहती। ट्रीटमेंट की बात मैंने बताया कि हाइजीन के लिए क्या करना है, वो समझाना है पेशेंट को सीधी सादी भाषा में, और यही मेरा काम ये है, आपका काम ये है कि आपको दूसरी बार ना हो, वो ध्यान रखना। सो अवॉइड इरिटेंट एक्सपोजर टू डूसिस, वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव, वो भी वजाइनल कॉन्ट्रासेप्टिव, सी नॉट कॉन्ट्रासेप्टिव, अदर कॉन्ट्रासेप्टिव। केमिकल क्रीम्स एंड फोम टेबलेट्स जो है उसको हमको रिमूव करना है। अगर फॉरेन बॉडी है, मैंने बोला ना PS करना ही है, लेकिन जब पेशेंट वजाइनल इन्फेक्शन लेकर आए तभी नहीं करना है, 5 दिन के बाद में ये हमको PS करना ही करना है। कभी कभी रिटेन कॉन्डोम भी हो सकता है, टेम्पून भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इसीलिए
ये आपको करना ही है पीएस, पहले या तो बाद में। अभी ट्रीटमेंट की बात, वजाइनल टेबलेट, ओरल टेबलेट एंड ऑइंटमेंट। सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट इज मस्ट। आप डिसीज को ट्रीट भी करो, लेकिन सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट, पेशेंट को राहत होनी चाहिए किसी भी तरह से। आप कितने भी बड़े डॉक्टर हो, कितनी भी आपको थियरी बहुत अच्छी आती हो, लेकिन अगर पेशेंट को राहत नहीं पहुंचाओगे तो आप सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसीलिए पेशेंट को राहत पहले पहुंचानी है, और इसीलिए ये जो ट्यूब है वो हमारी काम करेगी राहत पहुंचाने के लिए। जो ईच है, जो वीमेन है वो बहुत शाय होती है, किसी की हाजिरी में कभी भी इस तरह से जो इचिंग होता है वो अनबेरेबल होता है, और इसी के लिए जितनी बार भी बाथरूम में जाए, और ये भी बताना है कि 4-4 घंटे पर बाथरूम वॉशरूम जाकर पानी से साफ करके ये ट्यूब लगानी। इसमें ये 3 चीज़ें अगर आप देख सकते हैं तो क्लोट्राइमेजोल है, फिर बिक्लामेथेजोन है, एंड नियोमाइसिन सल्फेट क्रीम। नियोमाइसिन वो एंटीबायोटिक होगी, बिक्लोमेथेजोन इचिंग के लिए है, हाइड्रोकोर्टिजोन, एंड क्लोट्राइमेजोल है वो वजाइनल टेबलेट में भी होती है और इसमें भी होती है। एंटी फंगल कंटेंट है वो। ये जो वजाइनल टेबलेट है, बहुत सारी वजाइनल टेबलेट आती है। क्लोट्राइमेजोल जो अभी चलता है, और पहले सिंगल ये क्लोट्राइमेजोल एक ही यूनिट था, लेकिन अभी उसमें क्लिंडामाइसिन हम ऐड करते हैं। 3 टेबलेट 6 टेबलेट इस तरह से आती है, लेकिन आई प्रीफर 3 टेबलेट कोर्स, क्योंकि बीच में मेंसेस ना आने हो, और जब भी ये टेबलेट रखो तभी इंटरकोर्स नहीं करना है। तो 6 मंथ के लिए, 6 डेज के लिए अगर ये चालू रखो तो कुछ ना कुछ बीच में आता ही है, इसीलिए 3 डेज आर प्रीफरेबल। पेशेंट को ज़्यादा दिन रखना अच्छा भी नहीं लगता, भूल भी जाते हैं, ये सब रीज़न है इसीलिए। लेकिन ये जब भी पेशेंट को समझाना है ये टेबलेट रखने का, कि ऐसे ही नहीं रख देनी। ये टेबलेट का एप्लीकेटर आता है, लेकिन अपनी फिंगर जो है वो ज़्यादा अच्छी है, लेकिन उसको जो भी सहूलियत हो विथ फिंगर और विथ एप्लीकेटर एनीथिंग, ये टेबलेट लेकिन सीधा ही नहीं रख देनी है वजाइना में। पेशेंट को बताना है रात को सोने के टाइम पर बाथरूम जाकर पानी से साफ कर कर फिर ये एक टेबलेट रहकर पानी में भिगोना है सिर्फ, और फिर वजाइना में रख देना है और अपनी उंगली से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने देना है। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने देना है, हाँ, और पोस्टीरियर वजाइनल फोनिक्स में ये टेबलेट रख देना है, और तभी फिर उठना नहीं है। सुबह दिन में नहीं रख सकते क्योंकि हाल चाल में निकल जाती है। ये फोमिंग होकर ये टेबलेट मेल्ट होती है, और फिर सुबह तक अगर पेशेंट सोता है तो फिर ये उसको मेल्ट हो जाती है। अगर गीला करने के ये बगैर रखिए तो उसको बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, और बिना मेल्ट किए निकल जाए ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए ये चीज़ समझाना बहुत ज़रूरी है, और फिंगर बताकर इस तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन भी बताना बहुत ज़रूरी है पेशेंट को। ये जो ओरल टेबलेट की बात आई, आप देख सकते हैं कि उसमें क्या है। एक है फ्लूकोनेजोल, एजिथ्रोमाइसिन एंड ओर्निडेजोल। फ्लूकोनेजोल तो आप एंटीफंगल समझ ही रहे हो, एजिथ्रोमाइसिन वो मिक्स अगर इन्फेक्शन है जो उसके लिए, और जो ओर्निडेजोल है, तो पहले मेट्रोनिडेजोल था मोलेक्यूल, उसके बाद में ट्रिनिडेजोल मोलेक्यूल आया, उसके बाद में सेक्निडेजोल आया, और इसके बाद में अभी ओर्निडेजोल आया। क्योंकि ये टेबलेट खाने से पेशेंट को एसिडिटी होती है, मुंह में बेड टेस्ट रहता है, वोमिटिंग नोजिया भी हो सकता है, इसीलिए पेशेंट को अभी जो ये जो मोलेक्यूल है वो चेंज होता गया, और अभी का मोलेक्यूल ये तीनों चीज़ का है, फ्लूकोनेजोल, एजिथ्रोमाइसिन एंड ओर्निडेजोल। अभी ये किस तरह से लेनी, उसके साथ में पेम्फलेट आता ही। ये जो किट है वो किट हस्बैंड को भी लेनी है और वाइफ को भी लेनी है, यही जो बात है वो दोनों को पार्टनर को देना है। किट के साथ जो पेम्पलेट आता है उसमें लिखा है कि एक ही दिन में सभी टेबलेट ले लो, लेकिन मेरी प्रैक्टिस ये नहीं है, मैं इस तरह से नहीं देती हूँ, क्योंकि कितना भी मोलेक्यूल चेंज करो लेकिन थोड़ा बहुत ये टेबलेट से एसिडिटी होती ही है, और इसीलिए मैं पेशेंट को इस तरह से बताती हूँ कि 4 में से कोई भी टेबलेट पहले शुरू करो, कोई भी टेबलेट बाद में। ये पेशेंट के सामने ये रखना है। अपने हॉस्पिटल पे कोई भी इस तरह का जो पेपर वेट भी आता है, और ये टेबलेट का एक ये भी रख सकते हो आप फोटो रख कर भी, कि ये टेबलेट किस तरह से लेना है वो समझाना बहुत जरूरी है। 2 बार खाना खाने के बाद में लेने हैं, लंच, आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर, फिर दूसरे दिन भी आफ्टर लंच एंड आफ्टर डिनर।
तो 4 टाइम्स और 2 दिन में ये खत्म करनी है। एक दिन में एक साथ 4 टेबलेट लेकर खत्म नहीं करनी है, 2 दिन में खत्म करनी है। तो उसमें कौन सी टेबलेट पहले कौन सी टेबलेट बाद में ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी टेबलेट पहले लो कोई भी टेबलेट बाद में लो, 4 में से। लेकिन इसी तरह से 4 टर्म लेकर ये टेबलेट खत्म करनी है हस्बैंड को और वाइफ को। तो इट विल क्रिएट मिनिमल एसिडिटी। फिर भी पेशेंट को बताना है कि अगर आपको एसिडिटी का इस तरह से बार बार होती है या तो अलग पहले से एसिडिटी का रोग है, तो आपको इसके साथ में केले लेना है या तो आइसक्रीम खाना है। ऐसी ट्रीटमेंट आप बोलोगे तो पेशेंट को भी अच्छा लगेगा। फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं, ये पेशेंट को एंटासिड प्रिस्क्राइब करना है, तो आप राबिप्रेजोल या तो जो लिक्विड आता है डाइजिन या तो म्यूकेन जेल। म्यूकेन में जो है वो पेन भी सबसाइड करता है, इसीलिए ये आप दे सकते हो। ओरल प्रोबायोटिक थेरेपी विथ लैक्टोबैसिलस। ये जो लैक्टोबैसिलाई है, वो ओरली लेने के बाद में भी लैक्टोबैसिलाई दही में से मिलता है। जब भी एंटीबायोटिक लेते हो तभी हम दही खाने को बोलते हैं, क्योंकि लैक्टोबैसिलाई उसमें से मिलता है। अगर पेशेंट ना समझे और ज़्यादा ज़रूरी है तो लैक्टोबैसिलाई का सेचेट भी आता है, और वो सेचेट हम दे सकते हैं। जीआई ट्रैक्ट ये पास थ्रू द जीआई ट्रैक्ट and are seen to colonize in the vagina via migration over the perineum. So लैक्टोबैसिलस सेचेट आप दे सकते हो पेशेंट को। फास्ट 3 किट वो वही किट है जो मैंने अभी बताई। हाँ, ट्राइकोमोनियासिस के लिए भी वही मिक्स्ड इन्फेक्शन की जो ट्रीटमेंट है वो आ गई। उसमें मेट्रोनिडाजोल के बजाय अभी हम ऑर्निडाजोल यूज कर रहे हैं। मेट्रोनिडाजोल टीनेडाजोल जो मैंने बताया वो पार्टनर की ट्रीटमेंट की बात भी हो गई। क्लाइमेरिया के लिए टेट्रासाइक्लिन या तो डॉक्सीसाइक्लिन या एरिथ्रोमाइसिन देना जरूरी है। गोनोरिया के लिए पेनिसिलिन इज द बेस्ट चॉइस, लेकिन जिसको पेनिसिलिन से रिएक्शन आता है उसी के लिए सिप्ट्राएक्सोल या तो सिफ्राफ्लोक्सासिन हम दे सकते हैं। हर्पिस अगर है तो एंटीवायरल एसाइक्लोविर और एलाइड डेरिवेटिव्स हम दे सकते हैं। अभी चिल्ड्रन की बात, वल्वो वजाइनाइटिस जो बच्चों में भी होता है, छोटे लड़कियों में भी ये होता है। 10 से या तो 5 साल से 12 साल की लड़कियों को लेकर माँ आती है। ये भी सेम जो डिजीज है वो सेम है, गोनोकोकस, एंटीपायोजेनिक कोकस, इकोलाई, ट्राइकोमस वजाइनालिस एंड मोनिलियासिस, transmitted from adults or another child by hands, toilet utensil or clothes. थ्रेडवॉर्म जो है उसकी वजह से भी इचिंग और इन्फेक्शन हो सकता है। बच्चे जो रेती में खेलते हैं, धूल में खेलते हैं, तो कभी कभी बड़ी रेती का एक कण भी अंदर चला जाता है और उसकी वजह से वल्वो वजाइनाइटिस हो, इचिंग हो, पेन हो, बर्निंग मिक्चुरेशन हो, ऐसा भी हमने देखा है। लेबियल एडिशंस जो है वो भी ये क्रिएट कर सकता है। वैसे तो बाहर से देखकर ही पता चल जाता है और पीएस करने की या तो फिंगर डालने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर अच्छा ना हो पेशेंट को तो फिर अंडर एनेस्थीसिया ही एग्जामिन करना जरूरी है, अगर आप फॉरेन बॉडी सस्पेक्ट करते हो तो। ट्रीटमेंट के लिए हम यूजुअली फ्लूकोनाजोल देते हैं और फिर ऑइंटमेंट देते हैं। यूटीआई का सिफ्रोफ्लोक्सासिन या तो लिवोफ्लोक्सासिन जो अभी चलते हैं वो देते हैं, तो उससे पेशेंट को ठीक हो जाता है। मोस्टली ये इथिनाइल एस्ट्राडियोल या तो स्पेसिफिक कीमोथेरेपी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आइसोलेशन फ्रॉम अदर चिल्ड्रन टू प्रिवेंट क्रॉस इन्फेक्शन ये जरूरी है। अभी एक बात जो रह गई वो है सनाइल वजाइनाइटिस की बात। ये जो है पोस्ट मेनोपोजल पेशेंट और बहुत सालों के बाद, जब भी 70-75 ईयर्स की एज वाले जो हमारी फीमेल होती है उसको हम बोले कि ये आपको माहवारी जाने का इफेक्ट है, तो बोले माहवारी तो कब से चली गई, लेकिन ये माहवारी कब जाए उसके साथ रिलेशंस नहीं है, लेकिन एस्ट्रोजन का लेवल कब डाउन होता है उसके साथ उसका रिलेशंस है।
तो एस्ट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से वजाइनल एपिथेलियम जो है बिकम्स थिन एंड एट्रोफिक, ग्लाइकोजन कंटेंट विल रिड्यूस एंड एसिडिटी ऑफ द वजाइना इज ऑल्सो लोअर. So dry vagina, dyspareunia and purulent discharge will be there. Blood tinge. अगर PS करके हम देखें तो पैची ग्रेन्युलर वजाइनाइटिस विल बी देयर एंड स्पॉट्स ऑफ विच आर रेड एंड ब्लीड इजीली व्हेन स्वोप. तो मैंने हम पहले बात की ही है आपके साथ. ये सनाइल वजाइनाइटिस की बात हुई, उसमें अल्ट्रासाउंड मेलिग्नेंसी एक्सक्लूड करने के लिए करना है. क्यूरेटेज अगर आपको सोनोग्राफी में कुछ एब्नॉर्मल लगे तभी करना है, सिर्फ सनाइल वजाइनाइटिस के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं. उसकी ट्रीटमेंट है इवोलेंट क्रीम, एस्ट्रोजन क्रीम जो आता है लोकली लगाना बहुत जरूरी है. और इसीलिए इवेलोन 2% का जो क्रीम है, प्रीमेरिन 2% का जो क्रीम है वो उसको लगाना है. लेकिन वो पेशेंट को समझाना है कि वो बाहर नहीं लगाना है. वो जो ऑइंटमेंट थी वो बाहर लगाने की थी, लेकिन ये जो ऑइंटमेंट है वो बाहर नहीं लगाना है. रात को सोने के टाइम पर बाथरूम जाकर पानी से साफ करके, ये भी एप्लीकेटर साथ में आता ही है इस तरह से जो दिखाया है, लेकिन हाथ में भी ले सकते हो. थोड़ी ये ट्यूब लेकर अंदर पूरी उंगली अंदर डालनी है और अंदर अप्लाई करना है ये जो है वो. और या तो फिर इस तरह से एप्लीकेटर में लेकर पूरा एप्लीकेटर अंदर जाकर फिर उसको प्रेस करना है कि जो ऑइंटमेंट है वो अंदर जाए, पोस्टीरियर वजाइनल फोर्निक्स में लगे और फिर उधर से स्प्रेड होके वो पूरी वजाइना में लग जाएगी. ये हम जो एडवाइस देते हैं पेशेंट को कि सोम से शुक्र ये लगानी है ट्यूब, और सैटरडे संडे हॉलीडे, और तभी इंटरकोर्स भी कर सकते हैं. लेकिन सोम से शुक्र जब भी ये ट्यूब रखिए तभी नो इंटरकोर्स. इस तरह से 1 महीने या तो 3 महीने जिस तरह से जरूरत है वो देते हैं, या तो फिर 1 महीने के बाद में फिर से पेशेंट को बुलाकर उसको वजाइना चेकअप करके फिर हम जो डोज है वो रिड्यूस कर सकते हैं कि उसको जो सैटरडे संडे को हॉलीडे था उसके बजाय सैटरडे संडे को लेना है और सोम से शुक्र को हॉलीडे रखना है. In short, vaginal discharge is a common symptom. Non-infective disease cause is the main thing for the infection. Non-infective causes of the discharge to be ruled out, excluded. Infection-specific treatment should be given for higher cure rate. Thanks for watching.